देखो जी, सुनो और समझो ध्यान से। नेक्स्ट क्लास है हमारी हाउस प्रॉपर्टी की और थोड़ी ही देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स। को ओनर्स का मतलब क्या होता है भाई? ये देखो, ये हाउस प्रॉपर्टी है, इसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, इस तरीके से 3 फ्लोर्स में था। ये मिस्टर ए के पास था, ये मिस्टर बी के पास था, ये मिस्टर सी के पास में था। तो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर अलग अलग हाउस प्रॉपर्टी है, अलग अलग पर्सन्स के पास में है, पोर्शन वाइज बटी हुई है और को ओनर्स हैं इसके, और उन्होंने अगर इसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है, पहला केस क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। उन्होंने इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, खुद ही रहते हैं। तो बताओ सेल्फ ऑक्यूपाइड की जीएवी क्या होती है? और ये एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, जीएवी क्या होती है? निल। हम लोगों ने सीखा हुआ है। म्यूनिसिपल टैक्सेस नॉट एप्लीकेबल, मिलता ही नहीं है जी। तो फिर नेट एनुअल वैल्यू कितनी हो गई सर? वो भी निल आएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ निल भी क्या आ जाएगा? निल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन मिलेगी? हाँ होगी। कितनी होगी सर? 30,000 या फिर 2 लाख, एज द केस में भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। 2 लाख की लिमिट कब तक आती है? सुना दो जरा, मैं भूल गया हूं। ऐसे नहीं, मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। हाँ बेटा तू बोल। जब हमने कोई प्रॉपर्टी 1999 के बाद खरीदी हो और वो परचेज ऑफ बिल्डिंग या मेकिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए ली हो, स्पेशली बिल्कुल सही। तो मैडम कह रही हैं, कहती हैं कि सर अगर हमने जो हाउस प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन लिया हो 1/4/1999 के बाद, लिया गया हो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए, और अगर ये कंस्ट्रक्शन का केस है तो ये कंस्ट्रक्शन 5 सालों में, यानी कि सपनों का महल 5 सालों में अगर बनकर के तैयार हो जाता है, तो हमारे पास में लिमिट 2 लाख रुपए तक जा सकती है। तीनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है कि एक से भी काम चल जाएगा? तीनों। चलो ठीक है, धन्यवाद, आपने मेरे को याद करा दी। ऐसे ही याद कराते रहा करो तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है, क्योंकि एग्जाम भी तो देने हैं फिर मुझे। तो तुम याद नहीं कराओगे तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा? अच्छा सुनो, तो देखो ये हमें नॉर्मली केस मालूम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका मन क्या कहता है कि एक पर्सन के पास में एक प्रॉपर्टी का पोर्शन है, इनके ऊपर एक कंबाइंड लोन मिलना चाहिए या सबको अधिकार होना चाहिए अपने अपने पोर्शन के लिए सेपरेट लोन लेने का, और अपनी अपनी इनकम्स में से, अपने अपने इनकम में से, सेल्फ ऑक्यूपाइड में से इस तरीके से एडजस्ट करने का? सबको अलग अलग अधिकार होना चाहिए फिर ज्वाइंट होना चाहिए? सर अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग लोगों में बटी हुई है ना जी। प्रॉपर्टी तो एक ही है, ये किसने कहा आपसे? याद करो वो दिन जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सेकंड क्वेश्चन किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था 70% ऑफ पोर्शन इज लेट आउट एंड 30% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज में इसको ट्रीट किया था। अगर अभी मैं आपको दे दूं कि ये एक प्रॉपर्टी है, इसका 50% पोर्शन जो है वो लेट आउट है और 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या आप पूरी प्रॉपर्टी को लेट आउट मान करके करेंगे? तो फिर ऐसी गंदी बातें क्यों करते हैं? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं सर, सभी को, अब रूल्स भी यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं ना, लॉ मेकर्स ने भी यही लिखा हुआ। वो ये कह रहे हैं, कहते हैं सर जितने भी हमारे ये ओनर्स हैं सबको इंडिपेंडेंटली अपने अपने नाम पे लोन लेने का अधिकार है,
और सबकी इंडिपेंडेंट लिमिट है 30,000 या 2 लाख, एज द केस में बी। ठीक है जी। तो मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, विद इन ब्रैकेट इंडिपेंडेंट लिमिट। ठीक है ना, इससे हमें ध्यान रहेगा कि सबकी अलग अलग लिमिट है, सब अपनी अपनी इनकम पे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे तो ये आपको आता है, लेकिन इसको बना लीजिए, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा। अब ये तो हो गया हमारे पास में सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस, है ना। अब इसी चीज को ना लेट आउट के हिसाब से देखते हैं, ध्यान से सुनना वरना गलत कर दोगे। मान लो ये ना को-ओनर थे इस प्रॉपर्टी के, ए एंड बी, ये को-ओनर थे। ओके, इनके पास है ना 3 फ्लोर थे। ग्राउंड फ्लोर पे ए रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे बी रहता था, और थर्ड फ्लोर पे टेनेंट रहता था, रेंट आता था। पहले तो एक बात बताओ, ये रेंट के ऊपर किसका अधिकार है, ए का या बी का या ए एंड बी का? लेकिन पोर्शन तो सेपरेट है। ओनर तो सर बिल्डिंग के 2 ही है ना, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हमारे को सर? तो ये रेंट जो है ये डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल रेंट डिवाइड होना चाहिए। मान लो 50,000 रुपए पर मंथ मिल रहे थे, तो जो 6 लाख रुपए मिले हैं, ये 6 लाख रुपए नॉर्मली पहले इनकम कंप्यूट की जाएगी, जैसे ये किसी मकान, ये कोई मकान हो किसी एक बंदे का, जैसे नॉर्मली अपन करते थे। यानी कि मैं इसमें क्या कहूंगा, 50,000 पर मंथ। ओके, अब 50,000 पर मंथ के बाद में आगे की कहानी मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं मेरी जीएवी कितनी आ जाएगी, जीएवी आ जाएगी। बेटा नंदू भैया से चेयर ले लो, यहाँ तो चेयर अभी नहीं है, और फिर बैठ जाओ जहां पे जगह दिखाई दे। हाँ जी, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर आओ। सलमान खान आया है? अरे तो बताई क्यों नहीं उसको? चलो कोई बात नहीं, अभी अभी शांत रखो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई गालियां थोड़ी दे रहे हैं रिकॉर्डिंग में। देखो जी, जीएवी सर, इनको बच्चों को जल्दी से सेटल करो, और भी आ गए हैं बीच में। देखो नंदू भैया जल्दी से बिठाओ इनको। इधर देखो, जीएवी कितनी थी, 6 लाख रुपए। म्यूनिसिपल टैक्सेस सर दिए नहीं हुए, हम नील मान लेते हैं। एनएवी सही तो मैं कह रहा हूं, 6 लाख में से नील जाता है, आजकल तो नील नहीं आता, 6 लाख ही आता है। देखा बाबा, देखा डिस्ट्रैक्शन क्या बड़ी चीज होती है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 6 लाख रुपीस का 30% कितना हो गया, 1,80,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, नील। अच्छा, यहाँ पे क्या 30,000 या फिर 2 लाख अगर होता तो लिमिट होती क्या, 30,000 या 2 लाख तक? सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है ये, लेट आउट है ये, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है। लिमिट सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड में होती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कितना हो गया, 4,20,000 रुपए। अब ये 4,20,000 रुपए इन दोनों में आपस में बंट जाएंगे, 2,20,000 और 2,10,000। वैसे 2,10,000 रुपए भी गलत जवाब है, मैंने कहा था तुम्हारे को 50-50 के अकाउंट्स के अंदर होता है ऐसा, कुछ नहीं लिखा तो 50-50 मान लो, यहाँ पे रेशियो दी हुई होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? फटाफट से, ये था सेक्शन 26। ये एक थ्योरी है हमारे पास सेक्शन 27 की, डीम्ड ओनर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी,
इसमें डीम्ड ओनर के अंदर लिखे हुए हैं कि किन किन केसेस में हमारा जो पर्सन होता है वो ओनर माना जाता है, ओनर माना जाता है प्रॉपर्टी का, होता नहीं है, माना जाता है। ठीक है जी।